हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड की फिजिक्स का चैप्टर 2 वर्क एनर्जी एंड पावर पढ़ने वाले हैं। तो जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो तो ये आप जरूर देखें, लास्ट तक जरूर बने रहें। आपको पूरी समझ आएंगे, पूरे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट समझेंगे, वर्क एनर्जी एंड पावर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए वर्क एनर्जी एंड पावर के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो सबसे पहले हम वर्क पावर एनर्जी एंड पावर में सबसे पहले वर्क समझेंगे। क्या समझेंगे? वर्क। तो वर्क जो होता है कोई एनी फिजिकल या मेंटल एक्टिविटी जो हम लोग वन डज टू परफॉर्म डेली टास्क, जो हम लोग डेली टास्क परफॉर्म करते हैं, वन डज मेंटल एक्टिविटी या कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्क करते हैं। लेकिन साइंटिफिक परलेंस में वर्क डन जो होता है, फोर्स जब प्रोड्यूस करते हैं, मोशन ऑब्जेक्ट में मोशन जब फोर्स प्रोड्यूस होता है तो वहां पे फोर्स क्या होता है? डन होता है, वर्क आपकी डन होती है। समझ आ गया? मीन्स समझना कि आपकी ये रोड है, एक आपका कार इस तरह से मूव कर रहे हैं, कार इस तरह से मूव कर रहे हैं आगे की ओर, फोर्स यहाँ पे लगा, डिस्प्लेसमेंट भी यही डायरेक्शन में है, तो वर्कडन बराबर जो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है? फोर्स, वर्कडन बराबर जो होते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अब समझना कि आपके वही एलोंग में होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों एक ही डायरेक्शन में हो तभी एलोंग, उसी के डायरेक्शन में तभी आपका वर्क डन होंगे। तो अमाउंट ऑफ वर्क जो डिपेंड करते हैं और टू फैक्टर पे डिपेंड करता है। अमाउंट ऑफ वर्क जो है दो फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। पहला फोर्स ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट से कितना, ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स अप्लाइड किया गया है उस पे डिपेंड करते हैं। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करता है। फोर्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। और दूसरा जो डिपेंड करते हैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट थ्रू विच द ऑब्जेक्ट मूव, ऑब्जेक्ट कितना मूव कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट पे, ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट पे भी डिपेंड करेंगे। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन जो अगर हम डेफिनेशन देखें तो अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ए फोर्स इन मूविंग ए बॉडी is equal to the product of the force and the displacement of the point of application of the force in the direction of force। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन जो होते हैं फोर्स के द्वारा, कोई बॉडी मूविंग में अगर फोर्स के द्वारा जो वर्क डन का जो अमाउंट होगा वो प्रोडक्ट होंगे फोर्स के और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिधर डायरेक्शन फोर्स का डायरेक्शन उधर ही डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन कहेंगे, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो इसे हम क्या बोलते हैं? अमाउंट ऑफ वर्क डन। मीन्स की वर्क बराबर जो होते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स को F से डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को S से करती है और वर्क को W से करती है, तो W इक्वल टू F इंटू S हो जाती है। वर्क जो होता है स्केलर क्वांटिटी होते हैं, मीन्स उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। वर्क जो होते हैं आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। अब समझना कि एक यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरह से हो रहे हैं और फोर्स जो हो रहे हैं फोर्स इस तरह से आपका लग रहा है। फोर्स जो या ए से सी जा रही है, मानो कि ए एंगल जो इंक्लिनेशन है वो थीटा मान लिया गया है। डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स के एलोंग क्या आना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए। तो अगर ए आपका यहाँ पे 90 डिग्री बनाते, ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल, ए आपको कितना 90 डिग्री हो गया, तो ये अगर आपका या मानो एस है पूरे, तो ये क्या हो जाएगा? आपका ए जो हो जाता है एस कोस थीटा हो जाएंगे और ए जो आपका हो जाता है वो क्या हो जाता है? बीसी जो हो जाते हैं एस साइन थीटा हो जाएंगे। कॉम्प्लिकेट वो आपके कंपोनेंट में टूट जाती है। तो देखो ना फॉर्मूला भी होता है ना आपके यहाँ से पढ़े होंगे, तो क्या हो जाएगा? ये साइन थीटा इक्वल टू बीसी बाई एसी कितना है? एस माने डिस्प्लेसमेंट, तो BC इक्वल टू क्या लिखेंगे? S डॉट S साइन थीटा लिखेंगे।
और इसी तरह cos थीटा इक्वल टू अगर लिखने चले तो क्या लिखेंगे, ए बी बेस बाय हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस कितना है, एस है, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएंगे, ए बी इक्वल टू एस कॉस थीटा हो जाएगी। तो यही तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट आपका हुआ ए बी है और फोर्स जो है एफ है तो उसी के डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएंगे, वर्क डन बराबर एच एस कॉस थीटा हो जाएगा। एक्सप्रेशन ऑफ वर्क जो हो जाएंगे एच एस कॉस थीटा हो जाएंगे। W बराबर एफ एस कॉस थीटा, एफ क्या है, फोर्स है, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। दस जो अमाउंट ऑफ वर्क डन जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स होते हैं, डिस्प्लेसमेंट होता है, और कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल का कोसाइन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के बराबर जो होते हैं वो वर्क डन के अमाउंट होते हैं। अगर आपका डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अगर आपका फोर्स का डायरेक्शन इधर ही है और आपका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा जो एंगल बनेगा वो कितना, थीटा जो एंगल बिटवीन आपकी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बनेगा वो क्या बनेंगे, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो उस केस में cos 0 कितना होता है, cos 0 डिग्री आपका 1 होता है, तो वर्क डन जो हो जाएंगे F इंटू एस होता है सिर्फ, क्योंकि cos 0 1 हो जाएंगे। तो वर्क जो उस केस में होगा वो मैक्सिमम वर्क होंगे और पॉजिटिव वर्क होगा। जब दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो वर्क जो होगा मैक्सिमम होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। अब जो आती है कि अगर डिस्प्लेसमेंट इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, अगर डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन के नॉर्मल परपेंडिकुलर हो जाए, मतलब कि आपका जो है ये आपका फोर्स लगे और ये इधर डिस्प्लेसमेंट आपका ये डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों के बीच में 90 डिग्री लगे बनेगी, मतलब थीटा अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो cos 90 कितना हो जाता है, cos 90 0, आज 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएंगे, मीन्स वर्क डन जो होगा वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। मीन्स कि यहाँ पे कोई वर्क डन नहीं होगा, नो वर्क इज डन, यहाँ पे वर्क जो हो जाएंगे 0। लेकिन एक चीज एग्जाम्पल, जब कुल्ली जो आपकी रेलवे स्टेशन पे जो कुल्ली होते हैं ना, वो जो आपकी लगेज को लेके जो जा रही उसका वर्क डन 0 होता है, क्योंकि वर्क डन का mg जो नीचे लग रहे हैं, फोर्स तो नीचे लग रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरह से आपका होता है, मीन्स कि दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, और वहां पे वर्क डन जो हो जाते हैं क्या जाते हैं, 0 हो जाते हैं। वर्क डन क्या हो जाता है, 0 हो जाते हैं, इसलिए कुल्ली का आपके जो वर्क डन नहीं कहलाते, लेकिन वो मेहनत कर रहे हैं, लेबरियस कर रहे हैं, इसीलिए वो क्या लेते हैं, वो चार्ज करते हैं, लेकिन साइंटिफिक से वो आपका वर्क डन नहीं हुआ। अब अगर इफ द डिस्प्लेसमेंट इज 0, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तब भी वर्क डन 0 हो जाएंगे। एफ एस cos थीटा, अगर s 0 हो जाए तब भी वर्क डन 0, f 0 हो जाए तब भी वर्क डन 0, अगर cos थीटा 0 हो जाए तब भी वर्क डन 0। तो दिस इज द केस व्हेन ए बॉडी इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। अगर सर्कुलर मोशन अगर कर रहे हैं तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 होंगे तो वर्क डन 0 होंगे। अब इफ द डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द दैट ऑफ फोर्स, अगर आपका फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट कुछ इधर हो रहे हैं, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री बनेंगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री। तो वहां पे वर्क डन जो होगा वो वर्क डन, क्योंकि cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री कितना हो जाता है, -1 हो जाते हैं। -1 होने के कारण तो W इक्वल टू एफ एस cos थीटा, तो एफ एस cos 180 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, cos 80 -1 मीन्स की -f इंटू एस हो जाएगा। तो वर्क इस केस में मिनिमम होंगे और क्या होंगे, नेगेटिव होगा, वर्क जो होगा मिनिमम होगा और नेगेटिव होंगे। समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे जो देखेंगे वो हम देखने वाले हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटी के द्वारा कितना वर्क डन होंगे। अगर मानो कि कोई बॉडी का मास का बॉडी, ठीक है, मास ऑफ बॉडी ऑफ मास जो है m है, वो मूव कर रहे हैं डाउनवर्ड फ्रॉम ए हाइट h, एक हाइट h से क्या कर रहा है, एक बॉडी जो है m है वो मूव कर रहा है h नीचे की ओर मूव कर रहे हैं।
देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी और वेट एक्ट ऑन द बॉडी थ्रू ए डिस्प्लेसमेंट एच। तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट एच, तो mg जो इसका फोर्स लगेगा mg लगेंगे नीचे की ओर, हाइट भी नीचे की ओर आ रहा है, मतलब कि दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो W बराबर क्या हो जाएगा mg, F इंटू एच होता है cos 0 1, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो mg डिस्प्लेसमेंट कितना है h है, क्या हो जाएगा mg h हो जाएगा। द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो हो जाएंगे W इक्वल टू mg h हो जाएंगे। m क्या है, बॉडी ऑफ मास है, मास ऑफ द बॉडी, ठीक है, बॉडी मास है, ठीक, और hg जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या होती है वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर ये अर्थ का ग्रेविटी है, याद रखिएगा, h जो है क्या है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अगर सिमिलरली अगर बॉडी जो है ऊपर की ओर जा रही है, अगर अप टू हाइट h, देन द वर्क डन बाय ग्रेविटी इज, मतलब कि फोर्स जो देखो mg जो है नीचे लग रहे हैं, वर्क आपका जो h है ऊपर जा रहा है, वो हाइट डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर जा रही है, मीन्स कि दोनों के बीच में एंगल कितना बना, 180 डिग्री। 180 डिग्री बने मतलब कि W बराबर क्या हो जाएगा, नेगेटिव में mg h हो जाएंगे, नेगेटिव में mg h हो जाएंगे। तो SI यूनिट जो वर्क का SI यूनिट जो होता है, फोर्स का क्या होता है न्यूटन, और आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मीटर। तो न्यूटन मीटर बोलो या जूल नाम के साइंटिस्ट बोले थे, खोजे थे, तो जूल पड़ गया। तो SI यूनिट ऑफ वर्क क्या होगा, जूल होंगे, या बोल सकते हो न्यूटन मीटर। अब आता है 1 जूल ऑफ वर्क किसे कहते हैं। तो 1 जूल ऑफ वर्क इज टू बी डन, is said to be done when a force of 1 Newton displaces the body through a distance of 1 meter in its direction। मानो कि फोर्स अगर 1 न्यूटन लगा और डिस्प्लेसमेंट भी कितना हुआ, 1 मीटर हुए, तो और दोनों सेम डायरेक्शन में, थीटा कितना है 0 डिग्री, तो वर्क कितना हो जाएगा आपका 1 जूल होगा। मीन्स कि 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन 1 मीटर, मीन्स कि 1 न्यूटन मीटर लिखेंगे। तो मतलब कि 1 जूल ऑफ वर्क को उसे कहा जाएगा, उसे इज सेड टू बी डन व्हेन द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस द बॉडी थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द सेम डायरेक्शन, इन इट्स डायरेक्शन। तो वहां पे 1 जूल ऑफ वर्क कहा जाएगा। अब आते हैं सीजियस यूनिट जो होते हैं वर्क का, सेंटीग्राम सेकेंड। सीजियस यूनिट जो वर्क का होता है वो अर्ग होते हैं, क्या होते हैं, अर्ग होते हैं। तो 1 अर्ग ऑफ वर्क इज सेड टू बी व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 डाइन, when a force of 1 dyne displaces the body through a distance of 1 centimeter in its direction। मतलब फोर्स यहाँ पे 1 डाइन लगेंगे और आपका डिस्प्लेसमेंट जो होगा 1 सेंटीमीटर होंगे, और यहाँ से जो आपका वर्कडन होगा वो 1 अर्ग होगा। तो 1 जूल इक्वल टू जो होते हैं 10 का पावर 7 अर्ग होता है। 1 जूल इक्वल टू जो होते हैं 10 का पावर 7 अर्ग होते हैं। अब आते हैं पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, या द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के ट्रांसफर की रेट को पावर कहेंगे, या वर्क के होने के रेट को हम पावर कहेंगे। तो पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो पावर इक्वल टू क्या बोलेंगे, वर्क डन बाय टाइम टेकन, मीन्स क्या हो जाएगा, पावर इक्वल टू W बाई टी हो जाएगी। पावर इक्वल टू क्या हो जाएंगे, W बाई टी हो जाएंगे। पावर जो होता है स्केलर क्वांटिटी होती है, पावर जो होता है स्केलर क्वांटिटी होती है, मीन्स उसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। If displacement is at an angle theta, अगर डिस्प्लेसमेंट जो है at an angle theta पे हो रहे हैं, then power is, तो पावर इक्वल टू क्या लिखेंगे, W बाई टाइम सेकेंड। तो W इक्वल टू वर्क डन क्या है, F cos थीटा, यही तो फॉर्मूला है। फिर क्या होते हैं टाइम सेकेंड T, तो क्या हो जाएगा F और S बाई टी, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम क्या होता है वेलोसिटी, तो F भी cos थीटा हो जाएंगे। मतलब पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी इंटू cos थीटा होता है, ये याद रखिएगा याद से। तो इसके SI यूनिट, पावर का SI यूनिट जो होता है वाट होता है, या वर्क बाई टाइम, वर्क का जूल होता है,
पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड जो है वो आपके फार्मूला से ऐसा यूनिट आए हैं और वाट नाम के साइंटिस्ट ने खोजे थे, इसीलिए उनका नाम से पावर का ऐसा यूनिट पड़ गया। सीजीएस यूनिट जो होगा पावर का वो अर्ग पर सेकेंड होंगे, अर्ग पर सेकेंड। अदर यूनिट जो आपके पावर के हैं वो किलोवाट है। 1 किलोवाट में 1 किलोवाट में आपके 1000 वाट होते हैं। 1 मेगावाट में 10 का पावर 6 वाट होते हैं। ये आपके बिगर यूनिट है। एक 1 हॉर्स पावर में आपका एक घोड़ा का शक्ति, एक अश्व शक्ति बराबर जो होते हैं 746 वाट होता है, या इसी को बोल सकते किलोवाट में तो 0.746 किलोवाट होते हैं। अब हम आते हैं एनर्जी में। एनर्जी समझते हैं क्या एनर्जी होता क्या है। वी कैन डिफाइन एनर्जी द कैपेसिटी टू डू वर्क की करने की क्षमता को, कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं एनर्जी कहते हैं। द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अमाउंट ऑफ एनर्जी पोसेस्ड बाय ए बॉडी इज द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू व्हेन दैट एनर्जी इज रिलीज्ड। अमाउंट ऑफ एनर्जी पोसेस्ड बाय ए बॉडी, कोई बॉडी के द्वारा जो एनर्जी का अमाउंट पोसेस्ड होते हैं वो अमाउंट ऑफ वर्क उतना ही कर सकते। द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू व्हेन दैट एनर्जी इज रिलीज, जब वो एनर्जी रिलीज होगा उतना ही वो वर्क करेंगे। एनर्जी जो होते हैं ये भी आपका स्केलर क्वांटिटी होता है और ऐसा यूनिट जो एनर्जी का होता है, जो वर्क का यूनिट होता है ऐसा यूनिट, वही आपका एनर्जी का होता है जूल बोलो। तो उसके सीजीएस यूनिट जो होती है एनर्जी का वो अर्ग होता है। अनदर यूनिट अगर एनर्जी का होता है जो वाट आवर भी बोलते हैं और आप किलोवाट आवर भी बोल सकते हैं। कॉमर्शियल यूनिट जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का होता है वो किलोवाट आवर होता है। कॉमनली उसे हम यूनिट के नाम से भी बोलते हैं, क्योंकि अभी पावर बराबर होता है ना एनर्जी ट्रांसफर रेट को, तो ई बराबर क्या लिखेंगे यहाँ से पावर इनटू टाइम लिखेंगे। और पावर का क्या होता है वाट होता है और ए टाइम का क्या होता है सेकेंड होता है। वाट सेकेंड आ गया ना। किलोवाट आवर भी, किलोवाट आवर जो है कॉमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। आपके घर में जो बिजली बिल आ रहे हैं तो ये यूनिट में आप खपत कर रहे हो, एक यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर होता है कि 1 आवर में आप 1 किलोवाट को यूज कर, पावर आप यूज कर लिए। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होते हैं 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल या 3.6 मेगा जूल भी बोलते हैं। कैसे आता है तो ये आपका जो आता है तो 1 किलोवाट आवर लिखेंगे तो लिख सकते हैं यहाँ से 1 किलोवाट इंटू 1 आवर लिखेंगे। 1 किलोवाट में क्या लिखेंगे 1000 वाट और यहाँ से क्या लिखेंगे 1 आवर बराबर 3600 सेकेंड होती है। अब देखो 2 3 36 पे कितना जीरो हो गया 5 जीरो हो गए, आपके वाट सेकेंड हो गया। अब यहाँ से जो लिखेंगे 3.6 इंटू 10 का पावर 6 वाट सेकेंड लिख सकते हैं। तो मतलब ये वाट सेकेंड क्या होता है जूल होता है, मतलब 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल होता है। और 10 का पावर 6 को अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये क्या होता है मेगा होता है, तो 3.6 मेगा जूल हो गए। हीट एनर्जी जो होता है उज्ज्वली आपकी जो मेजर होते हैं कैलोरी में मेजर होते हैं। 1 कैलोरी जो होता है कि एनर्जी उतना रिक्वायर्ड होता है कि 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को राइज करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होते हैं उसी को 1 कैलोरी कहते हैं। मान कि आपका पानी 15 डिग्री सेल्सियस पे है, उसको 16 डिग्री सेल्सियस में ले जाने के लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगा उसे हम क्या बोलेंगे 1 कैलोरी बोलेंगे। 1 जूल इक्वल टू आपका होता है 0.24 कैलोरी होते हैं या 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल होता है। 1 किलो का कैलोरी बराबर 1000 कैलोरी होता है, फिर इसको हम कन्वर्ट करेंगे जूल में तो 4180 जूल हो जाती है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट, मतलब कि ये एनर्जी गेन्ड होता है कोई इलेक्ट्रॉन के द्वारा जब उसे एसोलेटेड किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट के साथ। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू से जब एसोलेटेड किया जाता है इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो एनर्जी गेन्ड होते हैं उसे हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं।
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू जो आपके हो जाते हैं वो क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होता है 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन बराबर कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम और 1 वोल्ट आपका ये कुलम वोल्ट क्या होता है उसको भी हम जूल बोलते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुल आपके जूल होते हैं। अब आते हैं मैकेनिकल एनर्जी, क्या आते हैं मैकेनिकल एनर्जी आता है। तो द एनर्जी पोसेड बाय ए बॉडी के द्वारा जो एनर्जी पोसेड होते हैं ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन के कारण या रेस्ट के कारण जो बॉडी के द्वारा एनर्जी पोसेड होता है उसे हम क्या कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो बॉडी के टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होते हैं वो आपकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर होते हैं। मीन्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस आपकी काइनेटिक एनर्जी होता है, याद रखिए टोटल एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब आते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसे बोलते हैं जो एनर्जी पोसेड बॉडी के द्वारा जो पोसेड होते हैं बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स स्टेट ऑफ मोशन, जो मोशन के कारण आपका एनर्जी पोसेड होता है बॉडी के द्वारा तो उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं और उसे हम जो डिनोट करते हैं के से डिनोट करते हैं, कैपिटल के से काइनेटिक एनर्जी को डिनोट करते हैं। मानो कि सपोज कोई बॉडी का मास जो मास ऑफ बॉडी जो है वो m है, बॉडी मास जो है m मान लेते हैं, जो मूव कर रहा है वेलोसिटी v के साथ इट इज ब्राउट टू रेस्ट बाय अप्लाइंग ए कांस्टेंट अपोजिंग फोर्स, कोई कांस्टेंट अपोजिंग फोर्स लगा के उसे रेस्ट में ला रहे हैं। एक्सीलरेशन ए बी द यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, आपकी जो रिटार्डेशन ये जो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन प्रोड्यूस जो आपकी फोर्स से प्रोड्यूस हो। तो यहाँ से जो हम आगे जो लिखेंगे द बॉडी ट्रेवल से डिस्टेंस एस, वो बॉडी जो ट्रेवल कर रहा है डिस्टेंस एच ट्रेवल कर रहा है बिफोर कमिंग टू रेस्ट, वो रेस्ट में आने से पहले कितना ट्रेवल कर रहा है आपकी रेस्ट में आने से एच ट्रेवल कर रहे हैं। मानो कि ये रिटार्डेशन लगा रहे हैं और ये एच ट्रेवल कर रहा है, फोर्स आपके आप एफ लगा रहे हैं रिटार्डेशन फोर्स, तो ए बराबर क्या लिखेंगे ए बराबर जो लिखेंगे एफ इक्वल टू एम ए होगा, एम ए होंगे ना फोर्स मास इंटू एक्सीलरेशन, अब इंटू एस डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है एस, एफ इंटू एस लिख दिए। अब देखना एक्सीलरेशन क्या लिखेंगे 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होते हैं, यही होता है। तो u यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रही है जीरो हो जा रही है, क्या हो जा रही है जीरो, तो यहाँ पे माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे 2as, तो as की जगह पे क्या लिखेंगे माइनस यू स्क्वायर बाय 2। अब यहाँ से क्या लिखेंगे as की जगह पे यहाँ पे माइनस लगेंगे, रिटार्डिंग फोर्स से रिटार्डिंग मतलब माइनस में लगेगा, तो क्या हो जाएगा आपके m तो होंगे इंटू क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाय 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएंगे। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाता है हाफ एम वी स्क्वायर, m क्या है मास ऑफ द बॉडी और v क्या है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, समझ आ गया। अब काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है, तो मोमेंटम p बराबर जो होता है वो मास इंटू वेलोसिटी होता है। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम का ऐसा यूनिट होता है kg मीटर पर सेकेंड, तो मोमेंटम का आपका mv होता है और काइनेटिक एनर्जी बराबर जो होते हैं हाफ mv स्क्वायर होता है। तो यहाँ से अब देखिएगा रिलेट करते हैं k से k इक्वल टू हाफ, एक m से मल्टीप्लाई करते हैं तो m इंटू m हो जाएगा, एक m से डिवाइड कर देते कट के 1 हो जाएगा ना, ये v स्क्वायर, तो k इक्वल टू आगे जो लिखेंगे वो हाफ हो जाएगा m इंटू m स्क्वायर v स्क्वायर हो जाएंगे बाय m हो जाएगा। तो अब यहाँ से जो लिखेंगे हाफ mv का होल स्क्वायर बाय m, तो अब आगे जो यहाँ से लिखेंगे क्या लिखेंगे k इक्वल टू हाफ तो लिख दिए, फिर mv की जगह पे क्या रखेंगे p रखेंगे, p स्क्वायर, mv का स्क्वायर है तो p स्क्वायर हो जाएगा बाय m हो जाएगा, मतलब आपका p स्क्वायर इक्वल टू
2mk हो जाएंगे। 2m इधर डिवाइड में लेफ्ट साइड में लेके जाएगा तो क्या मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मतलब p स्क्वायर इक्वल टू 2mk हो जाएंगे। 2mk हो जाएगा मतलब p इक्वल टू जो हो जाएगा वो अंडर रूट 2mk हो जाएंगे। तो ये रिलेशन बिटवीन आपका काइनेटिक एनर्जी और मोमेंट, यहां से क्वेश्चंस उठ के आते हैं। अब आता है वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या आते हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम आता है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता कि अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम क्या तो वर्क डन बाय ए फोर्स ऑन मूविंग बॉडी इज इक्वल टू इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। वर्कडन जो आपकी मूविंग बॉडी पे जो फोर्स के द्वारा जो वर्कडन है वो आपकी इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। W बराबर बोल सकते हैं डेल के। W बराबर क्या बोल सकते हैं? डेल के। डेल के मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लगाएंगे सर। W बराबर वर्कडन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लगाएंगे। तो वर्कडन इज द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। जो वर्कडन है वो काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज हुआ, वही आपका वर्क एनर्जी थ्योरम है सर। अब आते हैं फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म बोलता है कि मोशन ऑफ ए बॉडी इज इन ए स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन में आपका बॉडी का मोशन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पाथ में, तो उसे हम ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। और काइनेटिक एनर्जी बॉडी जो मोशन के कारण स्ट्रेट लाइन में जो मोशन के कारण बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जब बॉडी अगर रोटेट कर रहा है अबाउट इट्स एक्सिस और अबाउट एन एक्सिस, उसके एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है कोई बॉडी, तो मोशंस को क्या कहते हैं? रोटेशनल मोशंस कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, जो बॉडी का काइनेटिक एनर्जी जो रोटेशनल मोशंस के कारण जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और सिंपली उसे रोटेशनल एनर्जी भी कहते हैं। जो अगर जब बॉडी अगर मूव कर रहा है टू एंड फ्रो, मतलब आना जाना लगे हुए हैं, गया आया इस तरह से मोशन कर रहे हैं अबाउट इट्स मीन पोजीशन, उसके मीन पोजीशन के अबाउट, तो उसे जो मोशन होगा वो वाइब्रेशनल मोशन होंगे। और काइनेटिक एनर्जी जो बॉडी का वाइब्रेशनल मोशन के कारण जो होंगे उसे वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी कहेंगे या सिंपली वाइब्रेशनल एनर्जी बोलते हैं। अब आता है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी जो स्पेसिफिक पोजीशन या चेंज कॉन्फ़िगरेशन के वर्च्यू के द्वारा जो बॉडी के द्वारा एनर्जी प्रोसेस्ड होते हैं उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स स्पेसिफिक पोजीशन और चेंज्ड कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल U। इसे किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल U से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी प्रोसेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन रिलेटिव टू सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ के सेंटर के रिलेटिव में जो पोजीशंस के कारण जो बॉडी के द्वारा पोटेंशियल एनर्जी जो प्रोसेस्ड होते हैं उसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जितना ज्यादा डिस्टेंस बॉडी का डिस्टेंस होगा अर्थ के सेंटर से, उतना ही ज्यादा आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। मतलब कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। आगे जो बोला गया कि पोटेंशियल एनर्जी जो प्रोसेस बॉडी के द्वारा जो प्रोसेस होता है इन दी डिफॉर्म्ड स्टेट ड्यू टू चेंज इन इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सर आप देखिए बुलेट का जो रस्सी से खींच के मारने वाला जो होते हैं उसमें आपके इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होते हैं। ड्यू टू चेंज इट्स शेप, कॉन्फ़िगरेशन के चेंज करने के कारण जो डिफॉर्म्ड में बॉडी के द्वारा जो पोटेंशियल एनर्जी प्रोसेस्ड होता है उसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिफॉर्मिंग द बॉडी। बॉडी को डिफॉर्म करके जो आपके इक्वल होते हैं उसके वर्क डन के अमाउंट के इक्वल होते हैं। और इन चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी, बॉडी की जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया है उसके इक्वल होते हैं। अब आते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कोई हाइट पे एट ए हाइट एबव द ग्राउंड से एबव पे, मानो कि ग्राउंड से एबव पे h डिस्टेंस पे मान लेते हैं
कि इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये जो आपकी मेजर होते हैं अमाउंट ऑफ वर्क डन इन लिफ्टिंग इट अप टू द हाइट अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट में हाइट को क्या कर रहा है, लिफ्ट करने के द्वारा जो आपकी अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रही है। लेट ए बॉडी ऑफ मास एम बी लिफ्टेड फ्रॉम द ग्राउंड, मानो कि एक बड़ी मास एम है जो ग्राउंड से लिफ्ट कर रहे हैं और अर्थ सरफेस टू ए वर्टिकल हाइट एच तक उठा रहे हैं। दो वर्क डन W ऑन द बॉडी इन लिफ्टिंग इट टू ए हाइट h, जो हो जाएगा W इक्वल टू फोर्स ग्रेविटी कितना है mg इंटू कितना हो जाएगा h, W बराबर क्या हो जाएगा mgh हो जाएंगे, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएंगे mgh हो जाएगा। आगे आता है क्या कि दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द बॉडी व्हेन इट इज एट ए हाइट h इन द फॉर्म ऑफ इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू U इक्वल टू mgh होंगे। मीन्स की कोई हाइट पे अगर मानो कि हाइट पे एक ऑब्जेक्ट को रख दिए हैं h हाइट पे, तो इस पे जो पोटेंशियल एनर्जी आपका स्टोर किया हुआ है वो mgh। तो 10 वेन ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अगर कोई बॉडी को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा ड्यू टू इंक्रीज ऑफ इट्स हाइट। हाइट के बढ़ने के कारण उसका जो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज करेंगे। सिमिलरली व्हेन ए बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, जब अगर कोई बॉडी को हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हाइट घट रहे हैं, हाइट डिक्रीज होने के कारण उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेंगे। अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी व्हेन एवर इट इज पुट टू यूज। तो पोटेंशियल एनर्जी जो आपका है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएंगे जब उसे यूज करना हो, क्योंकि अगर हाइट घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि टोटल एनर्जी क्या रहेंगे, कंजर्व्ड रहेंगे। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, मैकेनिकल आपके पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो वेन द स्ट्रिंग ऑफ बॉव इज पुल्ड, जब बॉव अगर देखते होंगे तीर धनुष का, जब बॉव तीर का स्ट्रिंग पीछे की ओर पुल्ड खींचते हैं तो सम वर्क इज डन, कुछ वर्क वहां पे किया गया, विच इज स्टोर्ड इन द डिफॉर्म्ड स्टेट, जो डिफॉर्म्ड स्टेट के फॉर्म में क्या था, स्टोर्ड थे बॉव इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में बॉव के स्टेट, डिफॉर्म्ड स्टेट में एनर्जी क्या था, वर्क जो था वो डन हुआ, वो स्टोर्ड के वर्क जो हुए कुछ। तो ऑन रिलीजिंग द स्ट्रिंग को जब छोड़ रहे, रिलीज कर रहे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉव चेंज इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एरो विच हेल्प्स टू मूव इट फॉरवर्ड। तो ये जो स्ट्रिंग से जो जब रिलीज कर रहे हैं एरो को बॉव से, तो पोटेंशियल एनर्जी जो बॉव का पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज किया काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एरो की काइनेटिक एनर्जी में, जो उसे मूव किया फॉरवर्ड की ओर, आगे की ओर बढ़ने में, मूव करने में हेल्प की। आगे आता है क्या, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स। The energy radiated by the sun is called solar energy। जो सन के द्वारा एनर्जी रेडिएट हो रहे हैं उसे क्या करते हैं, सोलर एनर्जी बोलते हैं। सेवरल डिवाइसेज आर अवेलेबल टू यूज सोलर एनर्जी। सेवरल बहुत सारे डिवाइसेज आपके जो सोलर एनर्जी को यूज करने के लिए अवेलेबल है। दीज डिवाइसेज आर सोलर पैनल्स, ये सोलर पैनल्स है, सोलर फर्नेसेज हैं, सोलर सेल्स हैं, etc। The energy released on burning coal, ऑयल, वुड और गैस इन हीट एनर्जी, जो एनर्जी आपके रिलीज हो रहे हैं बर्निंग कोयला को जलाकर, ऑयल को जलाकर, वुड को, गैस को जलाकर, वो आपके हीट एनर्जी में आपके रिलीज हो रहे हैं। लाइट एनर्जी जो आपके एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का फॉर्म है लाइट एनर्जी, विच हेल्प अदर ऑब्जेक्ट टू बी सी, जो अदर ऑब्जेक्ट को देखने के योग्य बनाते हैं। सन इज द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी का नेचुरल सोर्स जो है वो सन है, सूरज है। मून रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम द सन, सन से जो लाइट क्या करता है, मून ने रिफ्लेक्ट करता है, मून के पास अपना लाइट नहीं है।
Other sources such as fire, candle, tubelight, bulb, etc. provide light energy. ये सब आपको क्या दे रहे हैं? लाइट एनर्जी दे रहे हैं। द एनर्जी जो प्रोसेस्ड बाय फॉसिल फ्यूल, जो एनर्जी फॉसिल फ्यूल के द्वारा प्रोसेस्ड हो रहे हैं उसे सच एज कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, उसे क्या बोलेंगे? केमिकल एनर्जी या फ्यूल एनर्जी बोलेंगे। जो एनर्जी आपके रनिंग वाटर के द्वारा जो प्रोसेस्ड हो रहा है उसे हम बोलते हैं हाइड्रो एनर्जी। ये जो आपका यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए यूज होता है हाइड्रो एनर्जी। आगे आता है व्हेन टू ड्राई बॉडीज, अगर जब दो ड्राई बॉडीज को एक दूसरे के साथ रब किया जाता है, दे गेट चार्ज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण वहां पे चार्ज हो जाते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अदर, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या हो जाते हैं? चार्ज हो जाते हैं। दे प्रोसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वहां पे क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोसेस करते हैं। एन इलेक्ट्रिक सेल इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक सेल जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का स्रोत है, सोर्स है। आगे आता है द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन इज कॉल्ड न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी। जो न्यूक्लियर फिजन या फ्यूजन के प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी रिलीज हो रहे हैं उसे हम न्यूक्लियर एनर्जी या एटॉमिक एनर्जी बोलते हैं। जो एनर्जी रिलीज आपके न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन के दौरान में जो आपकी एनर्जी रिलीज होती है इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ के इंटीरियर में गेट स्टोर्ड डीप इनसाइड द अर्थ के अंदर वो क्या होते हैं? डीप अंदर गहरे में स्टोर्ड रहते हैं, जिसे हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। दिस एनर्जी हिट्स अप द अंडरग्राउंड वाटर टू प्रोड्यूस नेचुरल स्टीम। ये जो है जियोथर्मल एनर्जी क्या करते हैं? अंडरग्राउंड वाटर को हिट करते हैं और ये जो प्रोड्यूस करते हैं नेचुरल स्टीम भाप को प्रोड्यूस करता है। आगे जो आते हैं आपके आगे जो है कि द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय फास्ट मूविंग एयर, अगर फास्ट मूविंग एयर के द्वारा जो एनर्जी प्रोसेस्ड होता है उसे हम विंड एनर्जी कहते हैं। दिस एनर्जी को जो यूज किया जाता है विंड मिल को चलाने के लिए, ड्राइव करने के लिए यूज किया जाता है। ए वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोसेस साउंड एनर्जी, अगर कोई वाइब्रेटिंग बॉडी है वो क्या प्रोसेस करते हैं? साउंड एनर्जी। इट इज सेंस्ड बाय आवर ईयर, हमारे कान के द्वारा सेंस्ड किया जाता है। व्हेन द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन एटमॉस्फेरिक एयर लेयर बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी रीचेज आवर ईयर्स, कि जब ये डिस्टर्बेंस जब प्रोड्यूस होता है एटमॉस्फेरिक एयर लेयर में तो वाइब्रेटिंग बॉडी के द्वारा वो कान में के द्वारा क्या होता है? पहुंचता है। एंड प्रोड्यूस वाइब्रेशन इन दी ईयर मेम्ब्रेन, ईयर मेम्ब्रेन में क्या होता है? वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है और साउंड जो होते हैं सुना जाता है, हर्ड होते हैं। द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय ए मैग्नेट ड्यू टू विच इट कैन अट्रैक्ट आयरन फिलिंग्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक एनर्जी। जो एनर्जी मैग्नेट के द्वारा प्रोसेस्ड हो और ये आयरन फिलिंग्स को अट्रैक्ट करने के कारण मैग्नेट के द्वारा जो एनर्जी प्रोसेस्ड हो रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं? हमें मैग्नेटिक एनर्जी बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट हैज ए मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास क्या होते हैं? मैग्नेटिक एनर्जी होता है। द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय ए बॉडी, जो एनर्जी आपकी प्रोसेस बॉडी के द्वारा जो प्रोसेस्ड होता है ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट के स्टेट के कारण या ऑफ मोशंस के कारण उसे हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। ए बॉडी एट ए हाइट, ए मूविंग बॉडी, स्ट्रेच्ड बॉ, ये जो इसके पास क्या है? मैकेनिकल एनर्जी है। अब देखेंगे कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, भेभी आई क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं एग्जाम में। तो अब आते हैं क्या कि इन ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में वाटर जो है स्टोर्ड होते हैं डैम में वाटर स्टोर्ड होता है जिसका पोटेंशियल एनर्जी होते हैं।
विच इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी में क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाता है वाइल फॉलिंग, जब वो गिरते हैं तब। देन दिस मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय द जनरेटर, जनरेटर के द्वारा फिर उस मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पानी आपके डैम में स्टोर्ड है, डैम में स्टोर्ड है तो क्या होता है कि पानी को फॉल करवाया जाता है टरबाइन पे, मतलब आपकी पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज किया जाता है, काइनेटिक एनर्जी से फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी में चेंज किया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मतलब मैकेनिकल एनर्जी से किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इन एन इलेक्ट्रिक मोटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास थ्रू दी कॉइल, कॉइल से क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पास करवाया जाता है, विच इज फ्रीली सस्पेंडेड, जो फ्रीली सस्पेंडेड होता है बिटवीन दी पोल्स ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट के पोल्स के बीच में उस कॉइल को फ्रीली सस्पेंड कर दिया जाता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसमें पास करवाया जाता है। तो ये जो काउज होते हैं वो कॉइल टू रोटेट, कन्वर्टिंग द कॉइल जो है वो कन्वर्ट रोटेट में हो जाते हैं, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लाउड स्पीकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपकी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। कैंडल जो है वो केमिकल एनर्जी को आपकी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फोटो सेल जो है लाइट एनर्जी को जब इंसिडेंट करता है तो उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है फोटो सेल। ऑटोमोबाइल में जो फ्यूल पेट्रोल जो है केमिकल एनर्जी के फॉर्म में है, वो जो इंजन को दौड़ाने में, रन करवाने में हेल्प यूज होते हैं और उसे मैकेनिकल एनर्जी, व्हीकल के मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। मतलब कि केमिकल एनर्जी जो है वो आपका मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है ऑटोमोबाइल्स में। मेनी मोर सच कन्वर्जन है वो जो पॉसिबल है, हीट टू इलेक्ट्रिकल हो सकते हैं, साउंड टू इलेक्ट्रिकल हो सकता है, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल हो सकते हैं, लाइट टू केमिकल या हीट टू मैकेनिकल इटीसी। अब हम जो आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आते हैं कि एनर्जी का कंजर्वेशन के लॉ। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अनुसार जो एनर्जी जो है ना हो हम बना सकते हैं ना उसे हम डिस्ट्रॉय करते हैं। इट ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ये सिर्फ एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में क्या होता है, चेंज होता है। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होते हैं आइसोलेटेड सिस्टम के एट एनी इंस्टेंट वो इक्वल होता है सम ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। मतलब टोटल एनर्जी जो होते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस मैकेनिक आपके पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। आगे बोला गया क्या, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो आपके हमेशा क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। एक थ्योरेटिकल वेरिफिकेशन है। मानो कि कंसीडर एक बॉडी का मास जो है, मास ऑफ बॉडी जो m है वो फ्रीली फॉलिंग हो रहे हैं अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी में वो फ्रीली फॉल हो रहे हैं फ्रॉम ए हाइट h। तो मानो कि यहाँ पे 3 स्टेज में लिया गया है, 3 स्टेज में उसे लिया गया है। तो एक चीज समझना यहाँ पे कि यहाँ पे u बॉडी यहाँ पे कोई रेस्ट में है तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो है u मतलब इनिशियल वेलोसिटी u 0 है। तो यहाँ पे h तो पूरा हाइट है तो u जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएंगी mgh हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होता है तो u 0 है तो काइनेटिक एनर्जी 0 है। अब वो डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे की ओर दे दिया गया, उसे फोल्ड करवाया गया। तो एक आप पॉइंट बी पे सुनना, बी पे जो है x डिस्टेंस वो मूव कर लिया, नीचे से वो कितना है, इस नीचे से पूरा x है, h में x चला गया, क्या बचा, h माइनस x बचे, h माइनस x बचे। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी अभी देखे थे ना mg x होता है, क्योंकि आप यहाँ से k इक्वल टू mg x हो गया और यहाँ पे u जो हो जाएगा mg hx हो जाएगा। जोड़ोगे ये दोनों को जोड़ोगे तो टोटल एनर्जी जब जोड़ोगे तो k प्लस u होगा, k कितना है mg x प्लस क्या हो जाएगा mg h माइनस mg x हो जाएंगे। mg x से mg x कटेगा, क्या बचेगा mg h बचेंगे। टोटल एनर्जी यहाँ भी कंजर्व्ड है, टोटल एनर्जी यहाँ भी कंजर्व्ड है। तो यहाँ पे कंजर्व डिस्प्लेसमेंट क्या है, x है, क्योंकि आप काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, रिटार्डिंग फोर्स इनटू क्या होता है, s होता है डिस्प्लेसमेंट। तो देखो कैसे आता है, एक mg हो गए और रिटार्डिंग फोर्स कितना है, x है सर, mg x हो गया, काइनेटिक एनर्जी बराबर mg x हो गए। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे देखोगे तो आपके ग्राउंड लेवल पे C पॉइंट पे,
तो काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएंगे, रिटार्डिंग फोर्स mg है, यही है आपका ग्रेविटी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, इनटू आपकी जो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है h है, mgh हो गया, और आपकी हाइट नहीं मिले तो u इक्वल टू कितना हो गया 0, u 0 हो गए। तो काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या होते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हर एक पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी करोगे तो हमेशा कांस्टेंट होंगे। तो एट पोजीशन, ये टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या आया, mgh आया। एट पोजीशन पे देखें तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, k इक्वल टू हाफ mv1 स्क्वायर। तो mv1 के जगह पे क्या रखेंगे, v1 2gx रखे, क्या रखे 2gx। तो देखो हाफ m और v1 स्क्वायर माने हैं b के पॉइंट पे, तो v1 की जगह पे क्या हो जाएगा, देखना v1 स्क्वायर आपके माइनस u स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 2gs होता है ना। तो v1 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएंगे 2gx हो जाएगा। तो v1 स्क्वायर इक्वल टू क्या गया 2gx हो गया। ये इक्वेशन मोशंस के थर्ड इक्वेशन का यूज करके, तो ये जब हो गया यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा mgx आ गया। तो अब जैसे दोनों जो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, कितना हाइट बचा, x तो मूव कर गया तो h माइनस एक्स बचे, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh माइनस एक्स हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे mgh आ जाएगा। उसी तरह काइनेटिक एनर्जी mgh हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पे क्या होता है 0, तो दोनों को जोड़े तो mgh हो गए। तो द मैकेनिकल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होते हैं, मैकेनिकल एनर्जी जो होते हैं कंजर्व होते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टू ए सिंपल पेंडुलम। अब एप्लीकेशन देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, कहां से, सिंपल पेंडुलम से। तो देखिए ये मीन पोजीशन, ये जो है मीन पोजीशन है, ये आपका जो है टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं, ये इंड पोजीशन है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है मीन पोजीशन पे क्या होंगे 0, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा mgh, और पोटेंशियल एनर्जी आप एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल हाइट कितना है h, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा mgh, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएंगे 0। तो एट दी रेस्टिंग पोजीशन पे जो बॉब, पेंडुलम का जो बॉब है वो 0 पोटेंशियल एनर्जी है। व्हेन द बॉब इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स रेस्टिंग पोजीशन, मीन पोजीशन से जब अगर डिस्प्लेस्ड हुए तो इट गेट रेज्ड बाय ए वर्टिकल हाइट h, उसमें हाइट कितना आ गया h आ गया। h आने के कारण सो इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, उसके पोटेंशियल एनर्जी जो है इंक्रीजेस कर जाएंगे बाय mgh इफ m इज द मास ऑफ द बॉब। अगर बॉब का मास, ये जो बॉब है ना, बॉब का मास अगर m मान लेते हैं तो क्या हो जाएंगे mgh हो जाएंगे। ऑन रिलीजिंग द बॉब फ्रॉम ए हाइट, अगर हाइट से बॉब को अब रिलीज कर रहे हैं, इट मूव बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, और फिर एक बार गया तो एक बार फिर क्या हो जाएंगे आएंगे सर। तो ये रिटर्न करेंगे इनिशियल पोजीशन पे, इट्स वर्टिकल हाइट डिक्रीजेस, उसका वर्टिकल हाइट जो है वो डिक्रीज करेंगे फ्रॉम h टू 0, फ्रॉम हाइट h से कहां तक 0 तक आएंगे। सो इट्स पोटेंशियल एनर्जी जो होंगे डिक्रीज करेगा mgh से कहां तक 0 तक। इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, ये जो है काइनेटिक एनर्जी में क्या हो गया कन्वर्टेड, मतलब मैकेनिक पोटेंशियल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गए, और काइनेटिक एनर्जी जो टॉप पोजीशन पे तो काइनेटिक एनर्जी से मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ से हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएंगे mgh, तो वेलोसिटी ऑफ द बॉब जो हो जाएगा यहाँ से, तो m से m कटा, तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएंगे 2gh, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा √2gh, मतलब वेलोसिटी जो होगा बॉब का वो कितना हो जाएगा √2gh होंगे। अब बोला गया एट एंड इंटरमीडिएट पोजीशन पे अगर देखा जाए, कहीं भी अगर a से b के पोज में कोई भी पोजीशन पे देखा जाए तो बॉब हैज बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो उसमें बॉब में दोनों होंगे, काइनेटिक एनर्जी भी होंगे और पोटेंशियल एनर्जी भी होंगे। लेकिन मीन पोजीशन पे अगर देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ पे जो होंगे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी 0 होंगे। एक्सट्रीम पोजीशन पे अगर देखा जाए तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी होंगे, काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। लेकिन इंटरमीडिएट पे देखा जाए, इंटरमीडिएट पोजीशन पे अगर देखा जाए तो क्या होंगे, काइनेटिक एनर्जी भी होंगे, पोटेंशियल एनर्जी भी होंगे, लेकिन दोनों का सम बोथ का सम जो होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी करोगे तो एक कांस्टेंट होंगे थ्रू आउट दिस स्विंग। जब तक वो स्विंग कर रहे हैं तब तक वो कहीं भी वो कांस्टेंट होंगे।
समझ में आ गया। तो ये आपकी वर्क पावर एंड एनर्जी था। वर्क पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर बोल सकते हैं, या वर्क पावर एनर्जी के कॉन्सेप्ट थे जो हम पूरे डिटेल में समझे। जो आपके लिए अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इस तरह से हम पूरे चैप्टर को इस साल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।